अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, थोड़ी अपनी हेल्थ के हवाले से आपको अपडेट दे दूं कि वीज़ा के प्रोसीजर को आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे लेट्स सी क्या होता है कि इंडिया का वीज़ा कब मिलता है। इस दौरान एक प्राइवेट यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ली है 31 जुलाई की। तो लेट्स सी कि वो 31 जुलाई को क्या बताते हैं, ताकि पता तो चले कि आखिर है क्या। यहाँ के तो मेडिकल सिस्टम फेल हो चुके हैं और अब वो प्राइवेट है जो वो बहुत हाई फीस चार्ज करता है खाली देखने की, और फिर टेस्ट वगैरह और फिर सर्जरी। तो आई डोंट नो, लेकिन एटलीस्ट मैंने कहा चेकअप तो करा लूँ किसी यूरोलॉजिस्ट से। तो ये अपडेट है। वीज़ा भी साथ प्रोसीजर चला रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। अजीज दोस्तों, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जनसी बाहर क्यों नहीं निकलती इंडिया की तरह या नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह। तो अजीज़ दोस्तों, ये ईमान अली मज़ारी है, एक बहुत ही पावरफुल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन ये आवाज़ उठाती थी बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के लिए। ये ख़ुद भी वकील है, इसका शोहर भी वकील है, उनके केसेस उठाती थी। उसी को उठा के जेल में बंद कर दिया और 17 साल की सज़ा दे दी उसको और उसके शोहर को। और अब वो काफ़ी अरसे से जेल में है और कोई इसका भाव भी नहीं पूछ रहा। तो जब आवाज़ उठाने वालों को उठा लिया जाता है, तो आप बताएं कि मतलब किस तरह चीज़ें चलेंगी। पंजाब में अगर आपको पैसे की तंगी है, या आपको राशन चाहिए, या आपको व्हील चेयर चाहिए, या आपको हेयरिंग एड चाहिए, आला समाज चाहिए, या आपको अपने टॉयलेट के लिए मोबाइल टॉयलेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपने सिर्फ एक दफा फोन करना है, मरियम को बताएं और 24 घंटे के अंदर अंदर मदद आपके घर तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। ये शहजादी है मरियम, आज़ाद कश्मीर में कैंपेन चला रही है। ये होता है ना कि एक कंपनी है, उसकी कोई नई प्रोडक्ट मार्केट होती है या कोई नया एरिया में अपनी प्रोडक्ट डालनी होती है, तो वो अपने सीईओ और सारी एक्सपर्ट टीमों को वहाँ भेज देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की जो दो बड़ी करप्ट कंपनियां हैं, पीएमएलएन और पीपीपी, इन दोनों के शहजादे शहजादी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। नवाज शरीफ खुद पहुँचे हुए हैं, पूरी पीपल्स पार्टी की कैबिनेट पहुँची हुई है, और वो पीओके के इलेक्शंस को जीतने के लिए पूरी सर धड़ से कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि इलेक्शंस का एक रूल होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि इलेक्शन में आप कोई सरकारी फंड से कोई नई स्कीम नहीं शुरू कर सकते, कोई रिश्वत नहीं दे सकते, एक वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई लालच नहीं दे सकते, कई चीज़ें होती हैं। मरियम ने वहाँ पे कहा है कि हम 10 इलेक्ट्रिक बसें देंगे पीओके को, 10 इलेक्ट्रिक बसें, और ये भी सिर्फ कहा है, ठीक है ना। बाद में आपको पता है कराची में काफ़ी अरसे से इलेक्ट्रिक बसें, ग्रीन बसें, पता नहीं कौन कौन सी बसें आती रही हैं। कराची की ट्रांसपोर्ट का हाल ख़राब है। वैसे ही पीओके में ये नए वादे हो रहे हैं। अब आप बताएं किस किस्म के ये सिचुएशन है कि इनको शर्म भी नहीं आती कि पीओके में इस वक्त पब्लिक सड़कों पे है। ये देखें, ये पीओके की कश्मीरी और डोगरा बहनें बेटियां सड़कों पे हैं कई महीनों से, सिर्फ अपने बेसिक राइट्स मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। ना पॉलिटिकल राइट्स मांग रहे हैं, कह रहे हैं गुलाम बना के रखा है 80 साल से, ठीक है गुलाम बना के रखो, लेकिन खाना का तो दो, पीने का तो दो, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो तो दो, लेकिन वो भी नहीं दिए जा रहे। कई लोग मारे गए हैं पीओके में, लेकिन यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है। ये वतन, इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत, इसकी खातिर, इसकी खातिर, इसकी खातिर, इसकी खातिर, इसकी खातिर, इसकी खातिर। अब ये देखें, ये रावला कोट है, ये कल की है, और यह है कि
कश्मीरी अब और कुछ नहीं चाहते, वो पाकिस्तान से छुटकारा मांग रहे हैं। और इस सिलसिले में यह है कि दो बेशरम तरीन पार्टियों के बेशरम तरीन जो वारिस हैं, बिलावल और मरियम, वो बेगैरतों की तरह, बेशर्मों की तरह वहाँ पे लगातार झूठे वादे भी कर रहे हैं और चीज़ें भी कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि हम आलमी सतह पर कश्मीर का हक हाकमियत के जदोजहद को नुकसान पहुँचाए बगैर, आलमी सतह पर कश्मीर के रायशुमारी के जदोजहद को नुकसान पहुँचाए बगैर कश्मीर में रहने वाले अवाम को मज़ीद हकूक़ दिलवा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है। 1947 से लेके आज तक हम कश्मीर के अवाम को इंशाल्लाह पे चला रहे हैं। इंशाल्लाह आपका रायशुमारी होगा, आपका जद्दोजहद में आपको कामयाबी मिलेगा और फिर आपको अपने हकूक़ मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अवाम अब इस पुरानी तनख्वाह पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है कि हम अबूरी तौर पे ऑब्ज़र्वर के नाम पे कश्मीर के अवाम का आवाज़ NFC के फ़ोरम पे पहुँचा सकते हैं, नेशनल असम्बली के फ़ोरम पे पहुँचा सकते हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ़ोरम पे पहुँचा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हम आज़ाद कश्मीर की रियासत का नक्शा को बरकरार रखते हुए आज़ाद कश्मीर के रियासत का वज़ीर ख़ारिजा को वफ़ाक़ पाकिस्तान में भेज सकते हैं, कैबिनेट में बिठा सकते हैं। ये आज़ाद कश्मीर अफेयर्स का जो वज़ारत है वो ख़ुद संभालें। अगर आप समझते हैं कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर को करना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि कश्मीर के अवाम को वो हकूक़ हासिल हो जो बाकी पाकिस्तानी को हासिल है, तो आए 27 जुलाई को मीरपुर के अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले, मेरे उम्मीदवारों को कामयाब करवाए, तीर पर मोर लगाए और अपना किस्मत बदल दें। अब आपने ये देखा, ये बिलावल भुट्टो कितने वादे कर रहा है और ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कश्मीरियों को NFC, CCI, नेशनल असम्बली, सेनेट में जगह देंगे। और तुम्हारी औकात क्या है? तुम खुद किस तरह से इलेक्शन जीतते हो और किस तरह तुम्हें ये जो हुकूमतें मिली हैं, क्या दुनिया को नहीं पता? पूरी दुनिया को पता है कि बेगैरत तुम लोग चोर डाकू हो। और ये मैं नहीं कहता, तो मार का हक जो है वो ज़हन में आता है। इसी तरह से उनका ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, उनका नाम ले तो एक ही चीज़ ज़हन में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मिरास नहीं है, सिर्फ करप्शन है। और जहाँ पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है। सारा पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2.5-3 हज़ार अरब जो है वहाँ वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुँचाया हुआ है उन्हें। और इसमें कोई उन्हें जो शर्म हया भी नहीं है। करप्शन जो है वो बता के करते हैं, इसके ऊपर बाकायदा फ़ख्र करते हैं। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि लोग जो है वो इस किस्म के बहकावे में ना आएँ। आप ये सिटिंग मिनिस्टर है PMLN का, राना सनाउल्लाह, ये कह रहा है कि इतने अरब रुपए की चोरी करके दुबई भेज दिए। जब तुम्हें इतना पता है और तुम मिनिस्टर हो, तुम लोगों की सरकार है, तो पकड़ो ना। हमें याद है आज से कुछ अर्से पहले इलेक्शन में आसिफ जरदारी ने कहा था कि मैं अगर इलेक्शन जीत जाऊंगा तो शहबाज शरीफ को लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। ये इसके अल्फाज थे, रिकॉर्ड पे। और ये देख लें कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, खुद प्रेसिडेंट है, सड़कों पे घसीट रहा है। ये इन बेगैरतों का हाल है। और ये है कि झूठे मूठे वादे करके ये चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई हल नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर, POK को छोड़ के पाकिस्तान के अंदर ये सारा तासीर हैं। आपको याद होगा पंजाब का पीपल्स पार्टी का एक गवर्नर सलमान तासीर, जिसको मुमताज़ कादरी ने ब्लास्फेमी के चक्कर में सिटिंग गवर्नर को मार दिया था, ये सारा तासीर है। ये कह रही है कि मैं बिलावल भुट्टो को समझ नहीं पा रही हूँ कि उसके अपने अकाउंट से वो फौजियों की इतनी चापलूसी कर रहा है, जबकि इसके नाना का कत्ल हो, इसकी माँ का कत्ल हो, ये सब उन्हीं फौजियों का काम है जिनके बूट तुम आज चाट रहे हो।
अजीज दोस्तों, ये खुद अब पीपल्स पार्टी के अंदर के लोग भी जो थोड़ा आवाज़ बाशऊर आवाज़ है वो रखते हैं। अब अजीज दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी लानत थे, सबसे बड़े कर्ज थे, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आने से पाकिस्तान की बर्बादी का सफ़र शुरू हुआ। 1971 तक पाकिस्तान एक बूमिंग इकोनॉमी थी, सब कुछ था, और इन्होंने कहा कि यार ये बंगाली तो हम पे बोझ हैं, तो बंगालियों को अलग कर देते हैं। अलग कर दिया। अब 71 के बाद तो पाकिस्तान को बूस्ट करना चाहिए ना। A pledge to the people of Pakistan to implement important industrial reforms in the country. I am now beginning to redeem this pledge. As from today, the control and command of the people over the following categories of industries have been asserted. 1. Iron and steel industries. 2. Basic metal industries. 3. Heavy engineering industries. 4. Heavy electrical industries. 5. Assembly and manufacture of motor vehicles. 6. Tractor plants, assembly and manufacture. 7. Heavy and basic chemicals. 8. Petrochemical industries. 9. Cement industry. 10. Public utilities, that is to say, electricity, generation, transmission and distribution, gas and oil refineries. I am determined to see that the common man enjoys the true benefits of industrialization. The system of permits and licenses has for far benefited only a few families. Not even the small investor has been spared the exploitation of the ruling tycoons. The wealth of the nation must be for the benefit of all the people and cannot continue to be concentrated in the hands of a few individuals. The industries that have been taken over bear upon the life of every citizen and form the base without which no industrial development in the real sense can take place. The control of these industries now rests with the state of Pakistan for the benefit of the people of Pakistan. The people are now in charge of the course of their own industrial development. Now that these undertakings are to be utilized for the sole benefit of the state and the common man, the workers must make every effort to ensure increased production and the success of these enterprises. We must dedicate all our energies. ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्पीच है जिसमें ये कह रहा है कि मैं ये सारी इंडस्ट्रियां नेशनलाइज कर रहा हूँ, ये पब्लिक की होंगी। मैं छोटा था उस वक्त, सऊदी अरब में रहते थे हम, उस वक्त इतना पता नहीं था। जब 77 में हम वापस सऊदी अरब से पाकिस्तान आए तो वो हबीब बैंक, वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड बैंक, अलाइड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, वो सारे प्राइवेट बैंक जो इसने नेशनलाइज कर लिए थे, उसमें इसने अंदरून सिंध से अपने हारियों को, अनपढ़ जाहिल हारियों को लाके बैंक मैनेजर बना दिया था। पूरे पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम बैठ गया, इंश्योरेंस कंपनीज बैठ गई, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सब इसने नेशनलाइज कर लिए, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की तरक्की का फट्टा बैठ गया, पाकिस्तान तबाह हो बर्बाद हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। ये सिंध का चीफ मिनिस्टर है पीपल्स पार्टी का। ये साइकिल एम्बुलेंस ईजाद कर रहा है। मुझे याद है, मैं 2003 में, मेरे 2 बच्चे थे, मैं फ्रांस में रहता था, तो मेरी बेटी 2 साल की थी और बेटा 3 महीने का था। तो MQM पावर में आ गई थी मुशर्रफ के पीरियड में, तो मैं छुट्टियों पे गया पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ। तो वो स्ट्रोलर आती है ना जो बच्चों को बिठा के गाड़ी चलाने की, वो मैं डबल वाली 2 बच्चों वाली लेके पाकिस्तान गया था। तो जब घर पहुंचे तो मेरी माँ ने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये स्ट्रोलर है। तो सब हंसने लगे। मैंने कहा क्यों? बोले ये पाकिस्तान है, भूल गए हो क्या कराची को? ना यहाँ पे कोई फुटपाथ है, क्योंकि सारी फुटपाथों पे ठेले लगे हुए हैं, सारी फुटपाथें बंद हैं, ना कोई गली है ना कोई सड़क है जिसमें खड्डे ना हो, ये तुम चला ही नहीं सकते। तो हम तकरीबन 2 महीने पाकिस्तान में रहे थे और वाकई में एक बार भी उस स्ट्रोलर को लेके नहीं गया था। ये वहाँ पे ये साइकिल एम्बुलेंस चला रहा है। दुनिया तरक्की कर रही है, ड्रोन एम्बुलेंसेस ला रही है, ये भाई साहब साइकिल एम्बुलेंस ला रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि ये किस किस्म की तरक्की दे रहे हैं। और ये मरियम नवाज़ का आप देखें कि मरियम नवाज़ एक स्कूल की ओपनिंग के लिए गई तो उसके हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से उस स्कूल की दीवार ही गिर गई।
और इन बेगैरतों बेशर्मों को शर्म नहीं आती। एक शोर उठा था कि पाकिस्तान ने 13 बिलियन या 11 बिलियन का एक प्राइवेट जहाज़, लग्जरी जहाज़ मरियम के लिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए ख़रीदा है। जब बहुत ज़्यादा शोर हुआ तो असेंबली में जब सवाल उठाया गया तो मरियम नवाज़ की जो चमची है, जो उसकी नौकरानी है, ये नर्स हुआ करती थी मरियम की माँ की, तो उसने मरियम की माँ की इतनी खिदमत की कि खुश होकर इसको मिनिस्टर बना दिया। और वो असेंबली में खड़ी होकर कहती है, हाँ भाई लिया था हवाई जहाज, क्या करना है। तो सारी असेंबली हंस रही है, कह लगा रही है, बेगैरतों को शर्म भी नहीं आती। अजीज दोस्तों, मरियम के पंजाब का ये हाल है कि ये मुल्तान में एक 7 साल के बच्चे को हथकड़ी लगा के ले आए हैं। 7 साल के बच्चे को हथकड़ी लगा के ले आए हैं। और मैंने आपको वो उस दिन बताया था, एक पिंकी थी कोई जो ड्रग्स की सबसे बड़ी डीलर थी पाकिस्तान की, वो किस तरह अदालत आ रही थी, कोई हथकड़ी वगैरह तो छोड़े, मिनरल वाटर हाथ में है, चारों तरफ कैमरे हैं, ऐसा लगता है कोई सेलिब्रिटी आई है। और 7 साल के बच्चे को हथकड़ी लगा रहे हैं। और ये जो लग्जरी जहाज़ है, इसमें मरियम अब पूरा पाकिस्तान और दुनिया भर की सैरें कर रही है अपनी सहेलियों के साथ। मतलब शर्म आनी चाहिए कि नहीं। मैंने अभी एक रील देखी थी, पंजाब, भारत के पंजाब के चीफ मिनिस्टर की एक स्पीच थी, उसमें वो कह रहे हैं कि 11 अरब रुपए का हवाई जहाज़ खरीदा है भारत की पंजाब चीफ मिनिस्टर ने, हमने तो 11 अरब रुपए में ये प्रोजेक्ट किया है, ये प्रोजेक्ट किया है, ये प्रोजेक्ट किया है। अजीज़ दोस्तों, बेगैरतों का टोला पाकिस्तान पे थोपा गया है और वो पाकिस्तान पे रूल कर रहे हैं। और बेसिक एजुकेशन सिस्टम में आप ये देखें कि बच्चों की स्कूल की किताबों में पाकिस्तान की अजीम ख़वातीन कौन हैं? बेनज़ीर भुट्टो डिबेटेबल है, चले। कुलसुम नवाज, मरियम की माँ, नवाज शरीफ की बीवी, क्या पाकिस्तान की अजीम ख़वातीन, पाकिस्तान में एक से एक एयरफोर्स पायलट रही हैं, प्राइवेट पायलट रही हैं, साइंटिस्ट रही हैं, ठीक है, एक से एक लेडी आई हैं, सिविल राइट्स, आसमा जहांगीर, क्या इससे बड़ा कोई नाम है? कुलसुम नवाज और फिर मरियम नवाज अपने बाप के सर पे सवार होकर चीफ मिनिस्टर बनी हैं। और फहमीदा मिर्ज़ा, ये पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो एक डाकू था, जिसने कहा था जब वो सिंध का चीफ होम मिनिस्टर था कि हाँ, मैंने सिंध के डाकुओं को हज़ारों हथियारों के लाइसेंस दिए हैं ताकि वो MKM वालों को कत्ल कर सकें। सिटिंग चीफ होम मिनिस्टर था सिंध का, और इसकी बीवी उस वक्त स्पीकर थी। ये पाकिस्तान की अजीम ख़वातीन हैं और अपने गलत कामों को इग्नोर करके अपनी चीप पब्लिसिटियां कर रहे हैं, फुल पेज के अखबार की पब्लिसिटियां। कोई पूछने वाला है कि अरबों रुपया तो सिर्फ ये पब्लिसिटियों पे लगा रहे हैं। ये है जी पाकिस्तान की अजीम ख़वातीन। मरियम की माँ भी है और बेनज़ीर की माँ भी है। चले, एक बेनज़ीर की माँ का ये क्रेडिट जाता है कि ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ उसने काफ़ी एक मूवमेंट चलाई थी और सड़कों पे पूरा अपनी पब्लिक के साथ खड़ी थी। लेकिन बहरहाल फिर भी इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप साला जो मर्ज़ी आए चल भाई। तो अजीज़ दोस्तों, ये है इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान। बर्बादी की वजह पाकिस्तान के करप्ट तरीन पॉलिटिशियंस हैं, जो दुनिया के घटिया से घटिया मुल्क में भी होते ना तो जेलों में होते, लेकिन यहाँ प्राइवेट जहाज़ों में घूम रहे हैं और अय्याशियाँ कर रहे हैं और नए नए एरियाज़ में जाके अपनी हुकूमत बना रहे हैं। जैसे गिलगित बल्तिस्तान POJ के डिलीवर क्या किया है। सिंध से सबसे बड़ा रिचेस्ट प्रोविंस है रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो। पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को सबसे ज़्यादा सिंध देता है। सिंध की बर्बादी की दास्तानें मैं रोज़ की बुनियाद पर कराची के लोगों से राब्ते में हूँ। सिंध के लोगों की बर्बादी की दास्तानें मैं आपको क्या क्या बताऊँ। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।